हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। देखिए मित्रों, संघ का मेरा अगला चैप्टर चल रहा था सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय का टॉपिक चल रहा था और सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में वो लगभग मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आज सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो न्यायाधीश हैं उनसे विशेष संबंधित तथ्य कभी पूछ लिए जाते हैं। आज उन्हीं विशेष तथ्यों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर चर्चा करेंगे जो संघ की आखिरी टॉपिक होगी। जी हाँ, संघ मतलब केंद्र सरकार की आखिरी टॉपिक जो होगी वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगी। लेकिन उसकी चर्चा हम जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इनसे जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट विशेष तथ्य हैं, इस पर चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए मित्र, कुछ चीज़ें आप सुनते जाइए, कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ पहले आप उसको सुन लीजिए, फिर इसके बाद हम इस पर आते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वह हमारे भारत का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, जैसा नाम से स्पष्ट है, जो दिल्ली में स्थित है। और हमारी जो न्यायपालिका है वह एकीकृत न्यायपालिका है और इसमें जो अनुच्छेदों का विवरण है वह 124 से लेकर 147 तक है। ठीक है, जिसको मैंने एक एक अनुच्छेद करके आपके सामने डिस्कशन किया हुआ था और न्यायाधीशों के प्रकार व उनकी योग्यता व उनका कार्यकाल व पद से हटाए जाने के संदर्भ में इत्यादि जैसे बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया हुआ था। ठीक है, आज इनसे विशेष संबंधित न्यायाधीशों से हम कुछ विशेष तथ्यों के सामने रखे हुए हैं जो आपके सामने हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश जो थे वह एस.जे. कानिया थे, ये आप याद करिएगा। और इस समय जो सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या प्रेजेंट टाइम में 48 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 48 हो चुकी है। और जो सबसे लास्ट में सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश है क्रम के रूप में, तो वो रमण हैं। ठीक है, वो रमण हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रमन्ना या रमण इनका नाम है। वह 48वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, पहला। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा जाए, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो मैंने कमेंट करके आपसे पूछा था, तो ये जान लीजिए 33 और +1 इस समय कुल 34। जी हाँ, कुल 34 इस समय क्या है? कुल 34 इस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और +33 अन्य न्यायाधीश, तो कुल मिलाकर लगभग 34 न्यायाधीश हैं। ठीक है मित्र, अब देखिए कुछ पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे। एक पॉइंट इसके अलावा देखिए, रमण जो 38वें मुख्य न्यायाधीश हैं, पहले कानिया हैं। वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो 33 हैं सुप्रीम कोर्ट में और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा महाभियोग, जी हाँ, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में महाभियोग किसके खिलाफ लाया गया था। तो देखिए, लाने के लिए तो कई लोगों के खिलाफ लाया गया था, लेकिन आज तक ये इतिहास रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में लाया गया महाभियोग अभी तक पारित नहीं हुआ है। तो सबसे पहला महाभियोग कब लाया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला महाभियोग 1990-91 में लाया गया था और ये रामास्वामी, जी हाँ, रामास्वामी एक मुख्य न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश थे, उनके खिलाफ लाया गया था। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, इनके खिलाफ लाया गया था, न्यायाधीश जो कलकत्ता के थे। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा, पहली बार। इसके बाद एक आते हैं जो कलकत्ता के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनका नाम था सुमित्रा सेन। अब ये सुमित्रा सेन, इनके खिलाफ लाया गया था। ठीक है, इनके भी खिलाफ लाया गया था, जो कलकत्ता के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और वो भी रामास्वामी भी थे। पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई गई थी, तो वो कौन थे? दीपक मिश्रा। जी हाँ, दीपक मिश्रा जो बहुत चर्चित थे। दीपक मिश्रा के खिलाफ जो महाभियोग लाया गया था और ये 45वें मुख्य न्यायाधीश थे। ये भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई थी कि दीपक मिश्रा के खिलाफ
महाभियोग लाया गया था, जो 45वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो दीपक मिश्रा वाला आप जरूर याद करिएगा, आपके एग्जाम में कभी ये पूछ सकता है कि पहला महाभियोग कब लाया गया था, किसके खिलाफ लाया गया था, तो वह न्यायाधीश जो थे रामास्वामी के खिलाफ लाया गया था। और ये भी पूछ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, तो दीपक मिश्रा थे। ठीक है, इसको राज्यसभा में रखा गया था, और राज्यसभा में इसको रखा गया था तो उस समय हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, वो इसको क्या कर दिए, खारिज कर दिए। क्लियर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे महाभियोग के लेकर और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लेकर, ये आप थोड़ा सा जानते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि 11वें मुख्य न्यायाधीश M.N. हिदायतुल्ला जो थे, ये 11वें मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किए थे, कार्य कर चुके थे। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हिदायतुल्ला कार्य किए हुए थे, ये ध्यान में रखिएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य किए हुए थे। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश, ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था, जिनका कार्यकाल क्या था, सबसे लंबा था। तो कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा लंबा था। तो लंबा जो था वह, ये आप नाम याद करिएगा, चंद्रचूड़। जी हाँ, चंद्रचूड़ थे, इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। पूरा याद मत करिएगा, बस आप ये याद करिएगा मुख्य न्यायाधीश में सबसे लंबी अवधि चंद्रचूड़ का था। ठीक है, वो भी कितना था, 7 वर्ष 4 माह 20 में, ये मत याद करिएगा, बस आपको याद होना चाहिए चंद्रचूड़ एक ऐसे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जिनका कार्यकाल अब तक सबसे लंबा था। दूसरे नंबर पे कौन थे, अगर चंद्रचूड़ ऑप्शन में न रहे तो कौन मारेगा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। जी हाँ, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ये दूसरे ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था। चंद्रचूड़ और भुवनेश्वर प्रसाद दूसरे पे थे। इसके बाद सबसे कम भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो सबसे कम में अगर देखा जाए तो KNC। ठीक है, KNC ये थे हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश, जिसके सबसे कम समय तक ये मुख्य न्यायाधीश के पद पे थे, सबसे कम समय पर थे। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। अगर KNC न हो तो आप किसको मारिएगा, SN राजेंद्र बाबू को मारिएगा। ये मैं 2-3 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है कि इनका नाम न देकर इनका नाम दे दिया जाए। ठीक है, इनका नाम न देकर इनका नाम दे दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में आपको कम से कम 3 पता होना चाहिए, S राजेंद्र बाबू 29 दिन और JB पटनायक। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे वो मुख्य न्यायाधीश थे जिनकी सबसे कम अवधि थी मुख्य न्यायाधीश के पद पर होने पर। क्लियर। और आप जानते हैं मुख्य न्यायाधीश की आयु लगभग कितनी होती है, मैक्सिमम 65 वर्ष तक कोई न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठ सकता है। तो आपका सबसे लिए इम्पोर्टेंट ये बन जाता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बन जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। महिला न्यायाधीश, तो आप एक चीज़ जान लीजिए, सबसे प्रथम बनने वाली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो आप ये याद करिएगा, फातिमा बीबी। और ये बनने वाली जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी सर्वोच्च न्यायालय में, ये 1989 में, जी हाँ 1989 में ये प्रथम महिला थी जो सर्वोच्च न्यायालय की क्या बनी थी, न्यायाधीश बनी थी। तो ध्यान रखिएगा, अब तक लगभग 8 कुल महिलाएं ऐसे हैं जो न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुकी हैं। इनमें से अगला पॉइंट ये बन जाता है कि ये वाला आपको याद होना चाहिए, बाकी आप याद करिए चाहे नहीं, लेकिन ये वाला याद होना चाहिए, ये वाला याद होना चाहिए। फातिमा बीबी प्रथम बनने वाली न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय की। दूसरा ये आता है इंदु मल्होत्रा। जी हाँ, इंदु मल्होत्रा का नाम आप जरूर याद करिएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रथम महिला अधिवक्ता हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्या बनी, न्यायाधीश बनी। सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली कौन महिला हैं, तो ये कौन है, इंदु मल्होत्रा। ये अधिवक्ता के रूप में से होकर, अधिवक्ता से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनी। क्या नाम है, इंदु मल्होत्रा, जो अधिवक्ता से सीधे बनी, यानी कि ये न्यायाधीश के पद पर होते हुए या बैठकर ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं बनी, ये अधिवक्ता के पद पर रहते हुए डायरेक्ट न्यायाधीश बनी।
ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे और ना तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। वो डायरेक्ट अधिवक्ता का कार्य करते हुए वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन चुके। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये आप याद करिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये कभी कभी ये पूछ देता है, तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये आप जरूर याद करिएगा। के.जी. बालकृष्णन प्रथम दलित न्यायाधीश थे। तो दलित बनने वाले, यानी कि दलित के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले जो थे यहाँ पर के.जी. बालकृष्णन प्रथम, तो ये दलित के रूप में बनने वाले पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। इसके बाद आता है ये जो पी.एन. भगोती। जी हाँ, पी.एन. भगोती जो थे ये लोकहितवाद के प्रेरणा माने जाते थे। जी हाँ, लोकहितवाद के प्रेरणा माने जाते थे। इनका मतलब ये है कि जो रिट याचिका दाखिल की जाती है इसको और ज़्यादा प्रासंगिकता बनाने वाले कौन थे? तो जो रिट याचिका दाखिल की जाती है उसको और उसका महत्व प्रदान देने वाले कौन हैं? ये पी.एन. भगोती हैं। तो पी.एन. भगोती ने क्या किया था? पी.एन. भगोती ने वाद में जो जनहित याचिका थी इसकी प्रासंगिकता को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। इसी वाद में ये कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से असक्षम हो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका नहीं दाखिल कर सकता है तो उसकी रिट याचिका जो हो वह दूसरा कोई व्यक्ति दाखिल कर सकता है, ठीक है, दूसरा कोई भी व्यक्ति दाखिल कर सकता है। और इसमें यह भी कहा गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय या जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसको किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से अगर इस बात का संज्ञान हो जाए कि किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वह उस पर भी एक्शन ले सकता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि रिट याचिका संबंधित अनुच्छेद नंबर 32 को उसकी प्रासंगिकता को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, ठीक है। यानी कि जब उसकी प्रासंगिकता बढ़ गई तो फंडामेंटल राइट की भी प्रासंगिकता बढ़ गई। यही कारण है कि इनको क्या कहा जाता है? लोकहितवाद का प्रणेता कहा जाता है, ठीक है। इसका और अधिक महत्व बढ़ाने वाला दायित्व कौन लेता है? पी.सी. भगोती। और ये केस कब आया था? मेनका गांधी बना भारत संघ, कब? 1978 के आसपास। क्लियर? तो ये कुछ वो पॉइंट हैं, छोटे पॉइंट हैं, लेकिन ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा। ये चंद्रचूड़ को जरूर याद करिएगा, कानिया का याद करिएगा, मॉरिस ग्वेर को आप याद करिएगा, पी.सी. भगोती को आप याद करिएगा, ठीक है। और ये मल्होत्रा जो महिला है ये भी याद करिएगा, और जो ये फातिमा बीबी हैं इनको भी याद करिएगा, रामास्वामी को याद करिएगा जिनके खिलाफ पहला महाभियोग लाया गया था। और कुल 48 हो चुके हैं, और वो 48वें कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो रमण हैं, ठीक है। और वो मुख्य न्यायाधीश जिसके खिलाफ महाभियोग लाया गया था तो कौन थे? दीपक मिश्रा थे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपको याद होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखें कि सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में कॉन्सेप्ट सहित मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई अपनी राय देनी है तो आप अवश्य दे दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब ये देखिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए मित्र, नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये संघ की सबसे आखिरी टॉपिक होगी जिसको हमको डिटेल से थोड़ा समझना है, और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक ठाक प्रश्न बनते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक से, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी बहुत ध्यानपूर्वक आप देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक। देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये संघ के अंतर्गत ही आएगा, संघ के अंतर्गत ही आएगा, जिसे हम कहते हैं कैग, और कैग को ही हम क्या कहते हैं? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक आज की ये टॉपिक होगी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। और ध्यान रखिएगा अनुच्छेद नंबर 148 से लेकर अनुच्छेद नंबर 148 से लेकर अनुच्छेद नंबर जो है 151 तक जो उपबंध किया गया है वो कैग के बारे में उपबंध किया गया है। किसके बारे में उपबंध किया गया है? कैग के बारे में उपबंध किया गया है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं इम्पोर्टेंट, वो सारे प्रश्न मैं आपके सामने चर्चा करूँगा।
बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास भी आप इसको करिएगा। आइए देखते हैं कैग। ठीक है, देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक संबंधित कई प्रश्नों को बनते हैं और इस चीज़ को आप समझिए भी, समझने का प्रयास भी करिएगा। पहली चीज़ ये है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या है, व्यवस्था का स्तंभ है। ठीक है, स्तंभ, ये आप जानने का प्रयास करिएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, कैग एक प्रकार का ऐसा पद है कि जिसको अधिक से अधिक स्वायत्तता दिए जाने में ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती होगी। अधिक से अधिक हम अगर नियंत्रक महालेखा परीक्षक को स्वायत्त बनाएंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। क्यों, अभी आप उसको आगे समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कैग। कैग से संबंध में कुछ प्रश्न ये हो जाते हैं कि कैग के संदर्भ में देख लेते हैं योग्यता। देखिए मित्र, इसके योग्यता के बारे में कहीं चर्चा नहीं की गई, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके योग्यता, वेतन और सेवा शर्तें, ये सारे चीज़ें जो तय करता है वह संसद तय करता है। कौन तय करता है? संसद तय करता है कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। यानी कैग नियंत्रक महालेखा बनने के लिए इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये बात संसद तय करता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इनका कार्यकाल देख लेते हैं। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका जो माना गया है 6 से, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष, और स्थगित बोला गया है जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है, जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है, उसके बारे में अगर किसी व्यक्ति की आयु 65 वर्ष हो गई, और कार्यकाल 6 वर्ष है, तो और उसकी उम्र 62 साल हो गई और 62 साल की अवस्था पर उसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक बना दिया जाता है, तो 62 और 3 65, यानी कि 3 साल तक वह कैग के पद पर रहकर कार्य कर सकता है। ठीक है, अगर उसकी आयु 56 वर्ष है, अगर उसको कैग के पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो लगभग 62 वर्ष तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर कार्य कर सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और जो अक्सर कैग बनाए जाते हैं, तो जो IAS अधिकारी होते हैं, ख़ास तौर उन्हीं को कैग के पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो खासतर IAS के अधिकारी होते हैं, IAS रैंक के अधिकारी होते हैं, उन्हीं को कैग के पद पर नियुक्त किया जाता है। अगला पॉइंट हम ये देख लेते हैं कि मंत्री, जी हाँ, मंत्री परिषद के सलाह पर ही, मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है। जी हाँ, कैग की क्या करता है? कैग की नियुक्ति करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके सलाह पर? तो मंत्री परिषद के सलाह पर नियुक्त करता है। अब आप जान लीजिए कि इतना इम्पोर्टेंट पद सिर्फ मंत्री परिषद के सलाह पर कर दिया जाता है, क्या यह न्याय उचित है? ठीक है, तो ये एक डिबेट का मुद्दा है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला हम देख लेते हैं कैग के संदर्भ में, कैग को कैसे हटाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, हटाया जाना। तो आप एक शब्द याद करिएगा, हटाया जाना। हटाया कैसे जाता है? तो उसी विधि से हटाया जाता है। ध्यान से रखिएगा, उसी विधि से हटाया जाता है, उसी विधि से हटाया जाता है, जिस विधि से किसको हटाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को। ठीक है, न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी विधि से इसको भी हटाया जाता है। क्लियर? अब कैसे हटाया जाता है ये भी सुन लीजिए, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ। हटाया कैसे जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। हटाने के लिए आप जानते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं,
एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा के 100 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और राज्यसभा के 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में। अब ये जो सदस्य होंगे ये राज्यसभा के उपसभापति को संबोधित करेगा, उपसभापति को संबोधित करेगा, और ये किसको संबोधित करेगा, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको संबोधित किया जाएगा, अध्यक्ष को। फिर इसके बाद 3 सदस्यीय कमेटी बैठेगी, 3 सदस्यीय कमेटी बैठेगी। ध्यान से सुनिएगा, 3 सदस्यीय कमेटी बैठेगी और इन 3 सदस्यीय कमेटी में जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, ये ध्यान रखिएगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें होगा, और हाई कोर्ट का एक वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, और एक विधिवेता होगा। एक विधिवेता का मतलब कि कोई कानून का क्या होगा, जानकार होगा। ये 3 सदस्य होंगे, क्लियर, विधिवेता होगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, विधिवेता होगा। अब इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसके मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। योग्यता हो गया, ठीक, या यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर आप देखिए, विधिवेता हो गया, क्लियर। इधर देख लेते हैं, थोड़ा सी जगह है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये कहा जाता है कि जो संसद है तो इस संसद के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर दोनों सदनों में पास कर दिया जाता है तो ऐसे स्थिति में नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है, ठीक है, हटाया जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्लियर। और ये बातें अनुच्छेद नंबर 148 में कही गई हैं, ये ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से इसको हटाया जाता है, क्लियर। आइए अब कैग से संदर्भ में हम आगे चर्चा करते हैं। तो आपने देख लिया कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की योग्यता आपने देख लिया, इसका कार्यकाल देख लिया आपने, ठीक है, और इसको किस तरीके से हटाया जाता है आपने ये भी देख लिया। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य है कि आखिर में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है, ठीक है, ये देख लेते हैं। देखिए कैग का कार्य क्या होता है, तो कैग का कार्य क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का क्या कार्य होता है, CAG, इनका कार्य क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। CAG पूरे भारतवर्ष में इसका एक ही पद होता है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। पूरे भारतवर्ष में इसका एक ही पद होता है, इसका एक ही पद होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, इसका कार्य हम 1976 के बाद देखेंगे और 1976 के पहले देखेंगे, ठीक है। तो पहले CAG, हालांकि CAG का कोई संविधान में संवैधानिक रूप से उपबंध नहीं किया गया है, ठीक है, इसका शब्द 1976 में आता है, और बाद में देखेंगे इसका कार्य क्या था। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो कार्य था, पहले जो था वो लेखांकन था, लेखांकन और जो था लेखा परीक्षण। तो लेखा परीक्षण और लेखांकन इसके 2 कार्य हुआ करते थे। आज जो इसके कार्य हैं वह कार्य केवल लेखांकन है, ठीक है, केवल लेखांकन है, ठीक है। यानी कि ये एक तरीके से अकाउंट का कार्य करता है, ऑडिट का कार्य नहीं करता है, लेखा परीक्षण का नहीं। अब समझते हैं कि लेखांकन और लेखा परीक्षण में क्या अंतर है। देखिए लेखांकन का मतलब ये है कि जो भारत सरकार के द्वारा, जी हाँ, जो भारत सरकार के द्वारा बजट में योजना के तहत मंत्रालयों के द्वारा जो पैसा जिस वस्तु पर खर्च होना था वह हुआ कि नहीं,
ये कहलाता है लेखांकन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और दूसरा चीज़, लेखा परीक्षण का मतलब ये होता है जितना पैसा पास हुआ क्या उतना खर्च हुआ कि नहीं, ये कहलाता है लेखा परीक्षण। तो ध्यान से रखिएगा, आगे चलकर सिर्फ 1976 के बाद जो कैग का कार्य था वो लेखांकन था। ठीक है, ये लेखांकन था। तो लेखा परीक्षण के लिए एक पद और आ जाता है, उसका नाम होता है CGA। तो ये CGA आगे चलकर क्या करता है, लेखा परीक्षण का कार्य करता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ये जो कैग होता है ये राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों के लिए क्या करता है, कार्य करता है। दोनों के लिए कार्य करता है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत सरकार में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का एक ही पद होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ आपको मैं यहीं पे और बता देना चाहता हूँ, जैसा कि बजट में आपने देखा था, मैंने वहाँ कैग का नाम लिया था। अब देखो, जो ये कैग होता है ना, ये कैग अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति की सिफारिश पर तैयार करता है, और ये रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति के माध्यम से संसद की पटल पे रखता है। ठीक है, संसद की पटल। और इस संसद के पटल पे जब रखता है तो इस पर विचार करने के लिए PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या होता है, गठन होता है। PAC का क्या होता है, गठन होता है। पब्लिक अकाउंट का गठन होता है। PAC अगर बोले तो PAC का गठन होता है। अब PAC का गठन क्यों होता है? PAC का गठन ये होता है कि कैग की जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति के माध्यम से संसद की पटल पर रखवाया जाता है। तो संसद उस पर विचार करने के लिए PAC एक कमेटी होती है जिसको लोक लेखा समिति बोला जाता है। वह कैग के द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखांकन की जांच करता है कि वास्तव में नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है क्या वह वास्तविक रूप से सही है कि गलत है। ऐसा इसलिए उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, क्या है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो पद होता है वह जो नियुक्त करता है वह राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति को सलाह देने वाले मंत्रिपरिषद हैं, और पैसा व्यय करने वाले भी कौन हैं, मंत्रिपरिषद हैं। इसलिए संदेह के घेरे में आने की वजह से इस तरीके का प्रोसेस अपनाया जाता है। क्लियर? हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है वह अपनी स्वायत्तता, अगर वो ईमानदार है तो वह अपनी स्वायत्तता बनाए रख सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कैसे? क्योंकि भले ही इसके नियुक्त करने की प्रक्रिया बहुत सिंपल हो, लेकिन इसके हटाने की प्रक्रिया क्या है, बहुत ही जटिल है। और वो जटिलता आप देख रहे हो, वो जटिलता राष्ट्रपति के हटाए जाने के अपेक्षा महाभियोग से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, वो भी किसके तरह, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी तरीके से इसको भी। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इन सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आप कलेक्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इससे बाहर प्रश्न नियंत्रक महालेखा परीक्षक से नहीं पूछा जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।